26वीं तरमीम के बाद आला अदलिया में बड़ी तब्दीलियों का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो किसी न किसी शक्ल में अब तक जारी है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जजेस लाने की बात हो या हाई कोर्ट्स के जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती, बज़ाहिर आइनी और कानूनी मामलात भी तनाज़ात का बायस बन रहे हैं और सियासी जमातें, वकला, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के बाद जजेस भी अदालती निज़ाम में होने वाली तब्दीलियों पर एतराज़ात उठा रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को साथ ही जजेस की तरफ से खतूत लिखकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। बात यहाँ तक जा पहुँची है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास का 2 सीनियर तरीन जजेस ने बाइकॉट किया। रियासत का बुनियादी और अहम तरीन सुतून अदलिया जो आम लोगों के झगड़ों और तनाज़ात का फैसला करता है, खुद तनाज़ात में घिरा हुआ है। वकला आए दिन अदालतों का बाइकॉट कर देते हैं। इंसाफ देने के मामले में हमारी अदलिया दुनिया में पहले ही आखिरी नंबरों में है। अब नई सूरत हाल से साइलिन की परेशानी क्या और बढ़ेगी, ये भी एक अहम सवाल है। अहम हुकूमती ओहदेदार भी तस्लीम कर रहे हैं कि हालात ऐसे रहे तो मौजूदा निज़ाम मुश्किल में पड़ सकता है, लेकिन हुकूमत इसके लिए कर रही है, वो कर रही है और माजी में ऐसे तजर्बात का नतीजा आपको पता अच्छा नहीं निकला। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ अगरचे कह रहे हैं कि जजेस के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस नहीं लाया जा रहा, लेकिन उन्होंने इस बात की तरदीद भी नहीं की कि ऑप्शन कभी इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। तो ये हुकूमत के जहन में तोड़ है। राना सनाउल्लाह साहब ने 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की है, तो कब तक रेफरेंस ला रहे हैं सर? और राना साहब ने सिर्फ कहा था कि उनकी नज़र में शायद ये मिसकंडक्ट है। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि वो रेफरेंस ला रहे हैं, ना ही हुकूमत ने कहा है। कोई ऐसी नौबत आई आपको बता के लाएंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया था, आपको याद ही है, जिसे बाद में PTI ने अपनी गलती करार दिया था। हुकूमत अगर ऐसा ही कुछ सोच रही है तो ऐसे जस्टिस फैज़ ईसा वाले रेफरेंस की मिसाल सामने रखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आई बिलीव लेट्स सी क्या होता है। इसी पे बात करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब शुक्रिया। इरफान साहब, 26वीं तरमीम से पहले भी हालात आइडियल तो नहीं थे, लेकिन अब तो वकला और जजेस की तकसीम और भी वाज़ेह हो रही है। अब इस तरह निज़ाम का चलना मुमकिन भी नज़र आता है। यही वजह बता रहे हैं कि राना सना ने एक हल बताया और उस हल का माजी का तजर्बा क्या रहा वो भी आप सबके सामने है। सो आप लोग संजीदा ले रहे हैं उनकी तजवीज़ को, राना सनाउल्लाह साहब की? बहुत शुक्रिया उमा और अब्दुल्ला। मुझे आपके साथ हमेशा गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया सर। आपका सवाल जो है उसमें ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, जैसे आप ये तसव्वुर आपने कर लिया है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कोई 2 जज साहिबान के बारे में रेफरेंस भेजने के हवाले से हुकूमती किसी फ़ैसले से शायद आगाह किया है। ऐसी कोई बात नहीं है। गुज़श्ता रोज़ मैंने भी शायद आप ही के चैनल से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही थी कि राना साहब ने हरगिज़ ये नहीं कहा। उसके बाद फिर वज़ीर कानून भी इसकी वजाहत कर चुके हैं। ना तो हुकूमत के पेश नज़र कोई इस तरह का रेफरेंस भेजना है, ना इस तरह का कोई वो गौर व फिक्र कर रही है, ना इस तरह का कोई फ़ैसला हुआ है। उन्होंने ये ज़रूर कहा है और मैं भी शायद ये कहने में हक़ बजाना कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस का, उससे शायद थोड़ा सा इन्हिराफ लगता है। उनके कंडक्ट के हवाले से सवाल ज़रूर उठाया है उन्होंने और ये भी कहा है कि इस कंडक्ट की बुनियाद पे शायद रेफरेंस भी कोई बनाया जा सकता हो, लेकिन ये हरगिज़ उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि हम ये रेफरेंस बना रहे हैं या हुकूमत इस पर गौर व फिक्र कर रही है। कंडक्ट का जहाँ तक मसला है वो हुमा अब्दुल्ला आप दोनों पे वाज़ेह है कि इन 2 जज साहिबान ने अभी जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है उसमें शिरकत की है। शिरकत करने के बाद अपनी राय पेश की है। राय पेश करने के बाद उस एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के तहत ये गए थे, अपने नाम के हवाले से नहीं गए थे। ये अपने ओहदे और मनसब के हवाले से उस कमीशन के मेंबर हैं। इन्हें वहाँ बैठना चाहिए था, रोल प्ले करना चाहिए था, किसी के हक़ में नहीं तो किसी के ख़िलाफ़ वोट देना चाहिए था। इन्होंने 2 जो सियासी जमात के अरकान थे उनके वाकआउट की तरह इन्होंने भी वाकआउट किया, उनके बाइकाट की तरह इन्होंने भी बाइकाट किया। मुझे कम अज़ कम याद नहीं पड़ता है कि जज रिक्यूज़ तो कर लेते हैं, माजरत तो कर लेते हैं अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पे कि मैं इस बेंच में नहीं बैठ सकता, लेकिन जब बैठ जाते हैं तो फिर वो पूरी समाअत में बैठे रहते हैं और उसके बाद वो अपना इख्तलाफी नोट भी लिखते हैं और बाज़ इख्तलाफी नोट जो हैं वो
असल फैसलों से भी ज़्यादा मारूफ होते हैं। तो ये मिसकंडक्ट में आता है, नहीं आता है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है, नहीं भेजा जा सकता है। बहुत पहले ये तरामीम आ चुकी थी कि अब तो एक आम आदमी भी एजिटेट कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत करे, लेकिन हुकूमत का है सच कोई इरादा नहीं है। चलिए, आपने ये सब कुछ तो क्लैरिफाई कर दिया और ख़ासतौर पर राना साहब की बात को भी। तो ये बताइएगा कि अगर जजेस के खिलाफ रेफरेंस को फ़िलहाल सीरियसली नहीं लिया जा रहा, तो भी ये बात अपनी जगह कायम है कि जजेस की तकसीम के साथ निज़ाम आगे नहीं बढ़ सकता। तो निज़ाम चलाने के लिए फिर कोई और तरीका सोचा है आपने कि किस तरह होगा? जजेस में तकसीम को नई बात नहीं है। हमारी अदलिया के अंदर तो ये रिवायत बड़ी पुरानी चली आ रही है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने से पहले भी बड़ी तकसीम थी, उनके आने के बाद भी ये तकसीम बरकरार रही है। उससे पीछे चले जाएं तो जो जस्टिस सज्जाद अली शाह थे उनके दौर के अंदर भी तकसीम थी, बल्कि अमलन दो मुतवाज़ी अदालतें वजूद में आ गई थी, मुतवाज़ी फ़ैसले आ रहे थे। तो ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन अच्छी बात नहीं है। और जब मामला देखें, ये जब जो हल्फ है ना इनका जज साहिबान का, उसमें 4 अल्फाज बड़े की वर्ड्स हैं। अब आगे बात को लेके चलते हैं। हुकूमत का मुकम्मल एतमाद और इस्तेहकाम के साथ काम करना, सब इदारों का साथ रहना, ये सब किसी न किसी तरह तहरीक इंसाफ से ही लिंक्ड होता है। तो PTI मान जाए तो सब सेट हो सकता है। तो इसके लिए इमरान खान की रिहाई क्या आज भी बुरा सौदा तस्वुर किया जा रहा है इसको? देखें, इमरान खान की रिहाई हो या किसी और सज़ा याफ्ता कैदी की रिहाई हो, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि उस पर कमेंट करूँ। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो मैं आम तौर पे तल्ख बात नहीं किया करता, लेकिन ये हमारी जो हिस्ट्री है 77 साल की या 78 साल की जितनी भी बनती है, इसके अंदर बेशुमार इल्ज़ाम लगे हैं सियासतदानों के ऊपर। सोरवर्दी से शुरू हुआ है ये सिलसिला और अब तक चला आया है, लेकिन कंक्रीट सॉलिड प्रूफ के साथ, जो ज़मीन के ऊपर एक हकीकत मौजूद हो और दिखाई दे रही हो हर आदमी को, ये कहीं नहीं हुआ फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने पैसा लूट लिया, फ़लाँ ने मनी लॉन्ड्रिंग कर ली, कोई बादियों नज़र के अंदर बेशुमार इल्ज़ामात के बावजूद कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं आई किसी के। ये कंक्रीट एविडेंस है। 485 कनाल ज़मीन दी गई है खान साहब को, 240 कनाल ज़मीन मौजूद है जो फरागोगी साहिबा को दी गई है। ये किधर लेके जाएं आप? अब मैं बार बार कहता हूँ, और PTI अगर इसकी तरदीद कर सकती है तो करे, देयर इज़ नो अल कादर ट्रस्ट व्हाट्सोएवर। अल कादर ट्रस्ट नाम की कोई चीज़ वजूद नहीं रखती, और ये ट्रस्ट हमने ख़त्म नहीं किया। 2020 के अंदर खान साहब एक कानून लेके आए थे, 150 साल पुराना ट्रस्ट एक्ट बदल के, कि जी नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराओ 6 महीने के अंदर, और अपने ट्रस्ट की नहीं कराई, अब तक नहीं हुई वो। तो वो जो 2 ट्रस्टी थे, खुद खान साहब और उनकी अहलिया, वो प्रैक्टिकली उस 485 के भी मालिक बन गए, 240 के भी मालिक बन गए। ट्रस्ट का कोई वजूद नहीं। मेरा नुक्ता नज़र तो ये है कि 2013 से लेके 2018 तक भी ये बहरान मौजूद था। खान साहब इसी तरह जलसे जुलूस कर रहे थे, इसी तरह सड़कों पे थे, इसी तरह हंगामा फसाद कर रहे थे, इसी तरह पार्लियामेंट के कभी अंदर जाते थे, कभी बाहर आते थे। मुल्क तरक्की करता रहा। अब भी कोई बहरान नहीं। हम बहरान कह के इसको बहरान बना देते हैं। अदालतें काम कर रही हैं, इंतज़ामिया काम कर रही है, सूबे काम कर रहे हैं, फ़ौज मुस्तैदी के साथ अंदरूनी बैरूनी साजिशों का मुकाबला कर रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं, डिग्निटरीज आ रहे हैं। पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत से इंडिकेटर से बेहतर हो रहा है। क्या कर लिए, क्या बिगाड़ लिया है इस सियासियत में इस्तेकाम ने? पार्लियामेंट अपना काम कर रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं तो इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन आजकल तहरीक इंसाफ एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की भी इरफान साहब कोशिश कर रही है, और इसके लिए उन्हें मौलाना साहब, अचकज़ई साहब और शाहिद खान अब्बासी वगैरह से बड़ी उम्मीदें भी हैं। ये सब लोग किसी की सुने ना सुने मियाँ नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं, रहे हैं। तो क्या बड़े मियाँ साहब हुकूमत को रेस्क्यू करने के लिए, कुछ मुतहर्रिक होने के लिए तैयार हैं? देखें, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि वो अपोजिशन से बातचीत कर रही है PTI, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है। उन्होंने हमारे साथ बातचीत करने की कोशिश की और फिर खुद ही निकल भी गए। हम तो तैयार बैठे रहे, उनका इंतज़ार करते रहे, वो नहीं आए पलट के। ओके, वो जहाँ कंफर्टेबल है वहाँ ज़रूर बात करें।
लेकिन जब वो मौलाना से बात करते हैं और अचकज़ई साहब से करते हैं और शायद खाकान साहब से करते हैं, मैं इन सब हज़रात को, शख्सियात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। बातचीत करने से पहले चंद चीज़ें बता दें उनको, ये बता दें कि क्या आज भी हम सिविल नाफरमानी पे कायम है आप या नहीं है। क्या आज भी आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी पैसा ना भेजे? क्या आज भी आप 9 मई और 26 नवंबर जैसा एहतजाज करना चाहते हैं? क्या ये बाकी जमातें जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये कायल हैं इस बात के जी कि IMF को खतूत लिखे जाएं, डोजियर भेजे जाएं और अपने गंदे कपड़े जो हैं वो इस तरह के धोबी घाट जो हैं उनके अंदर ले जाके धो जाए? कोई नहीं मानेगा। और अगर जी कि हम आपकी सिविल नाफरमानी से भी एग्री करते हैं, पैसा ना भेजने से भी एग्री करते हैं, हम जो 26 नवंबर जैसी एहतजाजी सियासत है उसको भी हम मानते हैं, हम ये भी मानते हैं कि IMF को ख़त लिखे जाएं दूसरे मुल्कों में जाके, कभी बरतानवी पार्लियामेंट को, कभी अमेरिकी पार्लियामेंट को, कभी UNO को जाके भड़काया जाए जी कि पाकिस्तान तो गज़ा बन गया है। अगर इन चीज़ों से ये जमातें एग्री करती हैं तो आपकी सियासत आगे बढ़ेगी। लेकिन कोई जमात भी जो पाकिस्तानियत पे यकीन रखती है इन बातों पे आपसे एग्री नहीं करेगी। शुक्रिया जी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस एंड गिविंग योर ओपिनियन।